कल्पना करके देखिए, लाखों साल पहले उत्तरी अफ्रीका की विशाल नदियों में सतह के ठीक नीचे एक बहुत बड़ा, एक विशालकाय जीव घात लगाए बैठा है। ये कोई शार्क नहीं, बल्कि 50 फुट लंबा एक डायनासोर है। ये है इतिहास का वो खोया हुआ विशालकाय जीव। और आज हम यही जानेंगे कि अगर ये कभी विलुप्त ही ना हुआ होता तो हमारी दुनिया का नक्शा कैसा होता। तो यही वो बड़ा सवाल है जिस पर आज हम बात करेंगे। क्या होता अगर स्पिनोसॉरस कभी विलुप्त ही नहीं हुआ होता? ये सवाल सिर्फ डायनासोर के बारे में नहीं है। ये सवाल हमारे ग्रह के पूरे इतिहास को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का एक मौका देता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार से, स्पिनोसॉरस। ये कोई आम डायनासोर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। ये अपने समय का नदी का राजा था, एक ऐसा शिकारी जैसा शायद ही कोई और रहा हो। तो स्पिनोसॉरस आज से लगभग 10 से 9.5 करोड़ साल पहले, मतलब क्रिटेशियस काल में रहता था। ये वो जमाना था जब ये उत्तरी अफ्रीका की नदियों का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक शिकारी था। लेकिन फिर 6.6 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ी तबाही आई जिसने डायनासोर का अंत कर दिया, या यूं कहें कि लगभग सभी का। अच्छा, इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए क्यों ना इसकी तुलना मशहूर टी-रेक्स से की जाए। हम सब जानते हैं कि टी-रेक्स जमीन का बादशाह था, लेकिन स्पिनोसॉरस लंबाई में उससे भी बड़ा हो सकता था। सोचिए, लगभग 18 मीटर तक। और सबसे बड़ा फर्क, टी-रेक्स जमीन पर शिकार करता था, जबकि स्पिनोसॉरस पानी में और उसके आसपास राज करता था, जो उसे बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ने का स्पेशलिस्ट बनाता था। और सिर्फ लंबाई ही क्यों, इसके वजन का अंदाजा लगाइए, 20 टन तक। ये आज के सबसे बड़े हाथियों के वजन से भी कई गुना ज्यादा है। ये सच में एक दैत्य था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये डायनासोर पानी में इतना माहिर था कैसे? इसकी वजह थी इसके शरीर की अनोखी बनावट, जो इसे एक सेमी एक्वाटिक यानी अर्धजलीय शिकारी बनाती थी। चलिए देखते हैं कि इसके पास कौन कौन से खास टूल्स थे। स्पिनोसॉरस के पास शिकार के लिए एक से बढ़कर एक औजार थे। उसकी नाक सिर पर ऊपर की तरफ थी, ताकि वो पानी में डूबे रहकर भी आराम से सांस ले सके। उसके लंबे जबड़े और कोन जैसे दांत मछलियों को मजबूती से जकड़ने के लिए बने थे। उसकी हड्डियां काफी घनी थीं, जो उसे पानी में गोता लगाकर घात लगाने में मदद करती थी। और सबसे खास थी उसकी चप्पू जैसी पूंछ, जो उसे पानी में रॉकेट की तरह आगे बढ़ाती थी। तो जब हम कहते हैं कि ये सेमी एक्वेटिक था, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ पानी में टहलता था। नहीं, इसका मतलब है कि ये एक असली तैराक था जो अपना ज्यादातर जीवन पानी में और उसके आसपास ही बिताता था। अब चलिए वापस उस दुनिया में चलते हैं जहां स्पिनोसॉरस कभी खत्म ही नहीं हुआ। सोचिए, इसका पहला और सबसे बड़ा असर किस पर पड़ता? शायद आज के सबसे खतरनाक नदी के शिकारी पर। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां मगरमच्छ वैसे ना हो जैसे हम उन्हें आज जानते हैं। तो हमारी इस काल्पनिक कहानी में स्पिनोसॉरस उस तबाही से बच जाता है और अफ्रीका की बड़ी नदियों पर अपना राज बनाए रखता है। वो नदी का सबसे बड़ा शिकारी बना रहता है, जिसके सामने कोई और टिक ही नहीं सकता। इसका सीधा नतीजा ये होता कि मगरमच्छों के लिए पानी में गुजारा करना लगभग नामुमकिन हो जाता। सोचिए, जब एक 20 टन का शिकारी नदी की सारी बड़ी मछलियों को खा रहा हो, तो भला मगरमच्छों के लिए क्या बचेगा? उन्हें खाने और इलाके दोनों के लिए जबरदस्त मुकाबले का सामना करना पड़ता। और जब पानी में जगह ही ना मिले, तो मगरमच्छों को मजबूरन जमीन पर आना पड़ता। लाखों सालों में विकास का दबाव उन्हें शायद जमीन के खतरनाक शिकारियों में बदल देता, जो नदी किनारे जानवरों का शिकार करते, जबकि स्पिनोसॉरस पानी पर अपना राज करता। और अब इस कहानी में एंट्री होती है एक नए और सबसे अहम किरदार की, यानी कि हम इंसानों की। सोचिए जरा, प्राचीन मिस्र की सभ्यता जब नील नदी के किनारे बस रही थी और उसी नदी में ये विशालकाय जीव रहता था। नील नदी पर रोजमर्रा की जिंदगी सोची कितनी ज्यादा खतरनाक हो जाती। खेती, व्यापार और ट्रांसपोर्ट, जो सब कुछ नदी पर निर्भर था, वो एक जानलेवा काम बन जाता। हर बार नदी में उतरना एक बहुत बड़ा जोखिम होता। इंसानों को इसके साथ जीने के लिए खुद को बदलना पड़ता। नावें ज्यादा मजबूत, तेज और शायद बख्तरबंद बनानी पड़ती। मछली पकड़ना अकेले का काम नहीं रहता, बल्कि सुरक्षा के इंतजाम के साथ समूहों में किया जाता। लंबी दूरी के भाले और दूसरे रक्षा करने वाले हथियार रोजमर्रा की जरूरत बन जाते। और ये जीव सिर्फ एक खतरा ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे संस्कृति का एक अहम हिस्सा बन जाता।
हम ये कल्पना कर सकते हैं कि मंदिरों की दीवारों पर बनी तस्वीरों में इस महान नदी के दानव के शिकार की वीर गाथाएं दिखाई जाती। ये डर और सम्मान दोनों का प्रतीक होता। तो लंबे समय में इंसानों और स्पिनोसोरस का रिश्ता कैसा होता? दो रास्ते हो सकते थे। या तो इंसान लगातार संघर्ष करते और इस विशालकाय जीव को शिकार करके विलुप्त होने की कगार पर ले आते, या फिर वो साथ रहने का कोई रास्ता निकालते जहां तकनीक की मदद से दोनों अपनी अपनी सीमाओं का सम्मान करते हुए जीते। यहाँ एक छोटा सा लेकिन बड़ा ही दिलचस्प और दुखद किस्सा है। स्पिनोसॉरस का जो सबसे पहला कंकाल 1912 में मिला था, वो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान म्यूनिख पर हुए एक हवाई हमले में हमेशा के लिए नष्ट हो गया। ये सच में इतिहास का एक खोया हुआ पन्ना है। तो इस पूरी काल्पनिक कहानी से हम सीखते क्या हैं? स्पिनोसॉरस यानी उस खोए हुए नदी के राजा की कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। तो अहम बात यह है कि किसी भी इकोसिस्टम को उसके अंदर रहने वाले जीव ही शक्ल देते हैं। बस एक सबसे बड़े शिकारी को हटा दीजिए या जोड़ दीजिए और पूरा इतिहास ही बदल सकता है। स्पिनोसॉरस की गैर मौजूदगी ने ही हमारी दुनिया को वैसा बनाया है जैसी वो आज है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ जाता है। आज हमारी इस दुनिया को किस विशालकाय जीव की गैर मौजूदगी शक्ल दे रही है, जिसके बारे में हम शायद जानते तक नहीं।